नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव, जय श्री राम। और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ। और आज है 3 मई और तीसरे चरण के चुनाव का वोटिंग का तीसरे चरण की जो है वोटिंग होने का जो नॉमिनेशन है, नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तिथि थी। तो आज पूरा दिन जो है समाचारों में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली और इन सब के बीच में कुछ जो बड़े नेता, नामी ग्रामी नेता जो हैं, उनकी सीट्स की ऊपर नामांकन पत्र भरने के ऊपर काफी ज्यादा जो है चहल पहल रही, जिसमें से कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जो है मैं बता देती हूँ कि तीसरे चरण में जो है 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। और इसके लिए जो है आज जो है नामांकन पत्र सारे भर दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है इनकी वेरिफिकेशन होगी और इस वेरिफिकेशन के बाद फाइनली लिस्ट निकल जाती है। तो पिछले 2 चरणों में हम वोटिंग मतदान देख चुके हैं और उसकी फाइनल वो भी आ चुकी है, अपडेट भी आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये 65 और 70% के बीच में ही पूरा जो है वोटिंग का परसेंटेज निकल के आ रहा है। उससे ज्यादा अभी कोई चेंज नहीं आया है। पर अगर कोई चेंज होता है तो वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जो है वो अपडेट हो जाता है। तो इसके साथ में जो है अब ये मान के चलिए 3rd फेज है, तो काफी ज्यादा सीट्स जो हैं वो बड़ी क्रूशियल सीट्स जो हैं वो इसमें आ रही हैं। और ये जो मतदान है वो होना है 7 मई को, 7 मई को जो है वोटिंग होनी है। तो यहाँ पर मैं साथ में यहाँ पे दोबारा से वही सेम चार्ट मैंने पेस्ट किया हुआ है। आप स्क्रीन शॉट लेके या पॉज करके वीडियो इसको टैली को देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें जो हैं किस किस स्टेट की आनी है। इसमें काफी सारी सीट्स जो है वो उत्तर प्रदेश की सीट्स हैं, जिनमें की 10 सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र की जो है सीट्स हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी सीट्स हैं, तो महाराष्ट्र की सीट्स हैं। और एक जो है इसमें यहाँ पर 3rd फेज में गुजरात की सीट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स हैं और टोटली 12 स्टेट जो हैं इसमें जिनके ऊपर वोटिंग होनी है। और इसमें जो है जो पीछे 2 फेज में ही चुनाव हुए थे, उसमें से एक सीट है, बैतूल की सीट है मध्य प्रदेश की, उसके जो है वो दोबारा से यहाँ पे पूरा प्रोसीजर किया गया और उसकी जो वोटिंग है वो भी 3rd फेज में होगी, तीसरे चरण में होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेसिकली ये है कि जो वहाँ के कैंडिडेट थे, बीएसपी के कैंडिडेट थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से जो है वहाँ का जो एक वोटिंग है उसको पोस्टपोन किया गया, ताकि बीएसपी जो है अपने उम्मीदवार को उसमें घोषित कर सके। इसके लिए जो रूल है, प्रोसीजर है, इलेक्टोरल प्रोसीजर जो कहता है वो ये कहता है कि अगर जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है वोटिंग से पहले, तो जो भी आगे इलेक्शन कमीशन जो भी डेट देता है बाद में उसकी वोटिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे क्लोजेस्ट में जो है वो तीसरा फेज था और काफी समय भी मिल रहा था। तो इसीलिए इसमें बैतूल की जो सीट है, जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो है निर्वाचन अब इस 3rd फेज में। तो कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके लिए भी हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर जो है और भी कोई सीट्स अगर खाली होती है तो ऐसा होगा। इसके अलावा मैंने पिछली बार आपसे जो है 2 शहरों के नाम पूछे थे, 2 जगह पे जहां पर की कैंडिडेट्स जीते हैं निर्विरोध। तो उसमें एक तो सूरत है, सूरत में जो है
बीजेपी के मुकेश दलाल जो हैं वो निर्विरोध जीत चुके हैं। अब कारण ये था कि जो उनके सामने नॉमिनेशन भरा गया था वो नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गया था। तो अब निर्विरोध का मतलब ये है कि आप जो है नॉमिनेशन में और कोई कंपटीशन में नहीं है तो सिंगल विन हो गया था। तो इस तरीके से जो है वो चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा एक प्रत्याशी इंदौर से जो हैं वो भी बीजेपी के ही हैं और वो भी इसी तरीके से निर्विरोध जीते गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बढ़त मिल गई है, लेकिन बाकी रिजल्ट जो है 4 जून को आएंगे और वहीं पर पूरी पिक्चर जो है क्लियर होगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आज पूरा दिन जो उथल पुथल होती रही राजनीतिक रूप से, वो होती रही कि जो कांग्रेस के 2 गढ़ हैं उसमें से राहुल गांधी और या फिर कहेंगे गांधी परिवार के कौन से मेंबर जो हैं वो कहाँ से इलेक्शन में लड़ेंगे, खड़े होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से, केरला से जो है वो इलेक्शन में है और उसके साथ में वो एक दूसरी सीट, सेफर सीट पे वो चले गए हैं। तो दिन खत्म होते होते ये क्लियर हो गया, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है आज, और वो नॉमिनेशन जो है रायबरेली से उन्होंने भरा है। तो रायबरेली से वो एक उम्मीदवार बन गए हैं। जो मेन उनका गढ़ था जहां से राहुल गांधी पीछे इतनी बार जो है सांसद रहे हैं वो है अमेठी। अमेठी में जो है वो स्मृति ईरानी जी हैं जिन्होंने एक्चुअली उनके इस विजय रथ को जो है उनकी यहाँ से अमेठी से जो है समाप्त किया था पिछली बार के लोकसभा के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में। और इस बार जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही थी। बाकी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने दावे करती हैं, तो यहाँ पर पूरा दिन बस न्यूज में यही बना रहा कि वो अमेठी में जाएंगे या फिर रायबरेली में जाएंगे। रायबरेली से जो है वो सोनिया गांधी जो हैं वो सांसद रह चुकी हैं। ये इनकी ट्रेडिशनल सीट मानी जाती है और खैर ट्रेडिशनल या पुश्तैनी सीट जो होती है वो कुछ नहीं होती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों के मतदान से ऊपर कुछ नहीं है। राजा महाराजाओं वाला तो काम है नहीं कि जो है पुरखे यहीं पर हैं और यही हमारा राज है। ऐसा लोकतंत्र में ना तो किसी का कोई एरिया होता है, ना ही पुश्तैनी सीटें होती हैं। हाँ, कुछ सीटों पे लोगों का इमोशनल कनेक्ट होता है तो वो उनको सम्मान में जो है वो वहां से वोट मिलते हैं, जिनको ट्रेडिशनल वोटर बोल देते हैं या वोट्स बोल देते हैं। पर ये मेरी समझ से तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो काम करता है वोट उसको मिलना चाहिए। आप अगर बहुत ही जाने माने चेहरे हैं, लेकिन अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल में 2 से 3 बार ही दिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेडिशनल वोटर का वोट भी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है डेमोक्रेसी के लिए। ये अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी, जनरली मैं बता रही हूँ कि ये चीज मुझे सही नहीं लगती लोकतंत्र के लिए कि किसी की पुश्तैनी सीट या फिर किसी की ट्रेडिशनल वोट और ये सब बोला जाए। ये सब गलत है। लोग अपना विचार बदलते हैं। वोटर बहुत स्मार्ट है। आज के समय में आपके काम पर ही आपको वोट मिलेगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद स्मृति ईरानी जी ही है, क्योंकि उन्होंने जो सीट हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो कांग्रेस से हट सकती है, अमेठी की जो सीट है, तो वहां पे जो है वो स्मृति ईरानी जो कि एकदम न्यू फेस था, पहले बार वो हारी लेकिन वो वहां रही और लोगों के लिए काम करती रही। उसके बाद जो है जब लोगों ने उनको रोज देखा और उन्होंने तो वहां अपना घर ही बना लिया और रह रही है वहां पर, तो इससे लोगों से कनेक्ट कर पाई। और देखिए, और पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में वो जीत गई और इस बार वो वहां से हिली ही नहीं है, वो लोगों के साथ है। तो उनका कॉन्फिडेंस, और बार बार वो चैलेंज दे रही है कि आइए मेरे से मुकाबला करिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके किसी भी उम्मीदवार में अगर वो काम करता है तो उसमें अपने आप ही आ जाता है। तो बाकी देखिए इंडिविजुअल भी होता है कि भाई मैं कहाँ से चुनाव लड़ूं, ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना डिसीजन है। तो ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इनका भी अपना डिसीजन है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल सीट्स और ये सब जो है ये मिथ है आज के जमाने में। पहले टाइम में बहुत होती थी, लेकिन आजकल जो वोटर हैं वो बहुत स्मार्ट है।
आप उनके एरिया में वो आपको जज करता है कि काम कितना हुआ है, रोड बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने, क्या क्या बना है। उसके बाद ही आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें फेंक लीजिए, टीवी चैनल्स पे बैठ के बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, या फिर आप विदेशों में घूम के बोल लीजिए, जब तक आपकी लोकल वोटर जो आपको वोट दे रहा है, अगर उसकी सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं, रोड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो वो आपको वोट क्यों देगा। तो भाई अब जो है आप उसको इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो ये स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस और जागरूक नागरिक जो है आज के समय में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितनी भी सीट्स जो हैं वो निर्धारित हैं, वो आगे तीसरे फेज में जो है उनके लिए वोटिंग होगी और उसमें जो है उसके बाद हम अगले चरण की तरफ बढ़ जाएंगे। वोटिंग वाले दिन जो है वो फाइनली रुझान आएंगे और उनको वोट तो खैर नहीं होगा, पर रुझान यानी कि थोड़ा बहुत हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि किसकी तरफ वोट ज्यादा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और मुझसे जुड़े रहे इसमें। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और सपोर्ट करिए मुझे और मेरे चैनल को, सो दैट मैं और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मैं अभी इलेक्शंस को मेनली कवर कर रही हूँ, और जितनी भी हमें अच्छी जानकारी मिलेगी, इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।